अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग पार्ट 3 और 2 का लास्ट लेक्चर्स कर रहे हैं, यानी कि ये मैंने आपकी कंप्लीट कर दिया सीरीज़। हमारा ये सफ़र आज ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा सारी बातें समझ आई होंगी, समझाने का तरीका समझ आया होगा। आपका बहुत अच्छे पेपर होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी सीरीज़। तो इन रिटर्न जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें जी, इस दुनिया के आखिरी दरवाजे को हम ओपन करते हैं, यानी कि पार्ट 3 और 2 की दुनिया के। आज लास्ट लेक्चर है फ्यूचरिस्टिक आउटलुक। Lecture number 30, Foreign Policy of Pakistan. When examining the era of Zulfikar Ali Bhutto, it is crucial to recall the three fundamental reasons influencing the formulation of foreign policy. Foreign policy को अगर हम बात करते हैं तो हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब टाइम देखते हैं तो हम उसके 3 नुकात को लाजमी देखते हैं, हम उन्हें भूल नहीं सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अब वो 3 नुकात क्या थे? नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हाईएस्ट प्रेस्टीज इन द आई ऑफ द वर्ल्ड। भुट्टो जो थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी भी रहे और वो अंडर प्रिविलेज भी है मुल्क, इक्वली इंश्योर हो फॉर द अंडर प्रिविलेज। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो पायनर हैं सोशलिज्म के। स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोइंसाइडिंग विद द पीक ऑफ द कोल्ड वार के टाइम पे पाकिस्तान की अच्छी इमेज बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत ज़्यादा हाथ है। इंडिया ने अलाइन किया था सोशलिज्म को, और जो कि रशिया के करीब था, रशिया का था, और पाकिस्तान ने यूएस को किया था। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक पोजीशन थी। भुट्टो बिलीव करते थे मेजर पावर पर, सो वो यूएस, रशिया और चाइना के दरमियान रिलेशन चाहते थे। वो यूएसए के साथ रहे। चाइना इमर्जिंग एंड यूएन मेंबर ड्यूरिंग द कोल्ड वार के दौरान चाइना यूएन का मेंबर बन गया। आगे चल के हमें बताते हैं ज़ियाउल हक का एरा। वो मार्शल आर्ट से स्टार्ट हुआ था। उसने रीशेप किया ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप को, स्पेशली इन साउथ एशिया। अफगान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से रशियन इन्वेंशन को स्पार्क मिल गया। आइडियोलॉजिकल वार और जिहाद स्टार्ट हो गई थी, जिसने ब्लॉक किया था रशिया को। यूएस एंड पाकिस्तान सपोर्ट महाजरीन अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन को यूएस और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। क्लैश बन गया था कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान। जो इनफ्लक्स का सोशल सिक्योरिटी इश्यूज फॉस्टरिंग क्लैशनकोव कल्चर। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देख लिया कि क्लैशनकोव कल्चर है क्या। वो सारी बातें यहाँ बताई जा रही हैं। इसने काफ़ी पाकिस्तान की सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था। अब ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ना, सो इसे हम स्किप कर देते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर्स में क्लियर समझा चुकी हूँ। आते हैं जी फीचर की तरफ। कुछ फैक्टर्स है जिन्हें डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर कितने थे? 56, 62 एंड 73। लीडरशिप डेफिशिएंसी आई। हिस्टोरिकल एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप इन पाकिस्तान हमारे सामने आता है, यानी कि लीडरशिप डेफिशिएंसी पाकिस्तान ने हमेशा फेस की। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन हो रहे थे, ब्यूरोक्रेटिक एस्केनेस हो रहे थे, नोटिंग द राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी ड्यूरिंग अयूब खान एरा। अयूब खान के एरा में ब्यूरोक्रेसी को बहुत अरूज मिला था। डेमोक्रेसी स्ट्रगल चल रही थी, पाकिस्तान फेस कर रहा था। मिलिट्री इंटरवेंशन था, यानी मिलिट्री बार बार पॉलिटिकल अफेयर में अमल दखल दे रही थी। फेडरल चैलेंजेस आ रहे थे आपके सामने। पॉपुलेशन डायनामिक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स मतलब पाकिस्तान को हिलाने में या उसे स्टेबल नहीं होने दे रहे थे। लाइक पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम था, मीडिया और पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम थी। सो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो पाकिस्तान फेस कर रहा था। कंक्लूजन, आई थिंक हम लोगों ने हार्डली 2 to 3 मिनट में आपको ये लेक्चर ख़त्म कर देना है।
مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو میرا یہ ساری سیریز پسند آئی ہوگی. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی گائز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز. دیکھیں میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں, یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں بیٹھتی ہوں بس انڈر لائن کر دیتی ہوں. میں پراپر ریسرچ کرتی ہوں, آپ کے پیپرز دیکھتی ہوں, اس کے بعد مائنر سے مائنر اور میجر سے میجر پوائنٹ کو ہم ہائی لائٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد اس میں ڈسکس کرتی ہوں آپ کے ساتھ. اور میں اتنا سمپل کرتی ہوں لائک آپ 3-4 کلاس کے اگر بچہ یہ لیکچر سنے تو وہ آسانی سے پیپر اٹیمپٹ کر سکتا ہے. تو ان ریٹرن آپ سے مجھے سمپل صرف اتنا چاہیے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں, بیل آئکن کو پریس کیا کریں, لائک بٹن بھی کیا کریں. اگر نہیں پسند آ رہی میری ایفرٹ تو ڈس لائک کر دیں, نو ایشو. کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اور سبسکرائب لازمی کیجیے. چاہے آپ کرٹیسائز کریں اپریشیٹ کریں بٹ سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ مجھے حوصلہ مل سکے اور میں مزید آپ کے لیے ویڈیوز بنا سکوں. کنکلوژن میں ہمارے پاس آتا ہے کہ انکریزنگ پاپولیشن ان پاکستان برنگ اباؤٹ چیلنجز. پاپولیشن جب انکریز ہوئی پاکستان کے اندر تو بہت سارے چیلنجز آ گئے, لائک ان امپلائمنٹ ہو گئی, پاورٹی ہو گئی, ڈکلائننگ لٹریسی ریٹ ہو گیا, ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں تھیں, ٹرننگ اسینشیل نیڈ انٹو ڈسٹنٹ ڈریم فار دا امپوورشڈ میسز. یعنی کہ لوگ جو تھے وہ بنیادی ضرورتوں کو بھی مطلب ان کے لیے وہ ایک خواب بن چکی تھیں. ایڈیشنلی جو میڈیا تھا وہ ان ایشوز کو نیگیٹو پریکٹس بتا رہا تھا, برے طریقے سے بتا رہا تھا, فیک نیوز ہر طرف پھیل چکی تھیں, ان لاجیکل انالائسز ہو رہے تھے, ویک سوشل موبلائزیشن ہو رہی تھی. ان ایسنس پاکستان سینٹر چیلنجز لائز ان گورننس میں بہت زیادہ پرابلم چل رہا تھا, امپروومنٹ بہت مشکل ہو رہی تھی. تو یہ تھا جی ہمارا لاسٹ لیکچر. مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.